ये हजारों हजार करोड़ लोग जो कमीशन लेकर इस तरह का कार्य कर रहे हैं। 7.5 हार्स पावर के कनेक्शन पर बिजली का जो फिक्स रेट है वो 1250 रुपये है। ये नाटक करके चुनाव जीत लेंगे, जनता ऊब चुकी है इनसे, जनता बदलाव चाह रही है और जनता मूड बना चुकी है कि अब ये सरकार नहीं चाहिए, चूंकि इसमें गरीबी बेबसी लाचारी बढ़ी है। भाई जब इनकी सरकार है तो अपने हिसाब से काम करेंगे, अखिलेश के हिसाब से तो काम करेंगे नहीं। अभी तक चल रहा लैपटॉप वितरण, अब इनको नहीं देखे होंगे। अभी आजमगढ़ में राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे, अभी मेधावी छात्रों को फिर बांट किया लैपटॉप। और पूरे अगर यहाँ अगर जिसके घर में पढ़ने वाले रहे होंगे उस समय 12 से 17 के बीच में। तो आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया है, आगरा एक्सप्रेसवे बना हुआ है। बड़ी लड़ाई चल रही है इसके पीछे, कौन ज़्यादा बेहतर है, क्या है, आंकड़े हैं। बात करते हैं यहाँ पे लोगों से कि सर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया है, कहना है कि अब ये 9 जिलों से जुड़ेगा, जिसमें से 6 तो अवध में ही आते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अब कुछ कर लें, पूर्वांचल एक्सप्रेस बन गया है, सब ठीक है, लेकिन उसके अगल बगल की रूटें बहुत ख़राब हैं और सरकार जो चाह रही है कि इस समय जो है हम ये नाटक करके चुनाव जीत लेंगे, जनता ऊब चुकी है इनसे, जनता बदलाव चाह रही है और जनता मूड बना चुकी है कि अब ये सरकार नहीं चाहिए, चूँकि इसमें गरीबी बेबसी लाचारी बढ़ी है, गरीबी रेखा की सीमा भी बढ़ गई है, गरीब ज़्यादा हो गए हैं, अमीर केवल चंद लोग हुए हैं। तो इसलिए जो है सबसे बड़ी बात है कि सारे लोग परेशान हैं, जनता बहुत परेशान है। जनता जो है एक तरह से खून का घूंट पी रही है और जनता एकदम तंग आ गई है। इस सरकार को मौका मिलते ही बदलने का पूरा कोशिश करेगी। क्या मुद्दा पूछना चाहते हैं? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है। एक चीज़ और मैं बात करना चाहूँगा कि 22,300 करोड़ रुपए की लागत से बना है, ठीक है। 340 किलोमीटर है, 6 लेन का है। और आगरा एक्सप्रेसवे की बात करें तो उसकी कीमत है करीब 13,000 करोड़ 200 और 302 किलोमीटर लंबा है, 302.4 और उसकी कीमत पर लेन 11,000 आई है, 5.5 आई। उसकी पूर्वांचल की 11,000 करोड़ आई है। तो 38 करोड़ में 9,600 करोड़ रुपए कैसे खर्चा होगा, ये बात किसी के पल्ले नहीं पड़ रही है। क्या लगता है कि घोटाला कुछ ज़्यादा हुआ है और वो फिनिशिंग भी नहीं आई है जो आगरा में है? देखिए ऐसा है कि घोटाला तो हुआ है, जब सरकारें जाती है तब घोटाला की जांच होती है, जब तक सरकार रहती है तो अधिकारी कान में जू नहीं रेखता है, वो घोटाले में ही सम्मिलित रहते हैं। और ये जांच का विषय है, चूँकि केंद्र में भी इनकी सरकार है और राज्य में भी है, इसलिए दबी हुई है। जब ये जाँच होगी तो अभी हजारों हजार करोड़ का घोटाला आएगा। जैसे नहीं होता कि इसमें से जिन्न बोलेगा कि कितना घोटाला हुआ है। ये लोग घोटाले दर घोटाले अरबों खरबों का किए हैं। आप ये बताइए कि जिस व्यक्ति को ये लोग ठेका देते हैं, जिस व्यक्ति को रेलवे बेच रहे हैं, जिस व्यक्ति को हवाई अड्डा बेच रहे हैं, वो हजारों हजार करोड़ स्वयं सरकार का लोन लेके बैठा हुआ है और उसी आदमी को पुनः जो लोन दे के खरीदवा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? कोई अरबपति आता जो अपना धन कहता कि ये मेरा धन है, मैं लगा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये स्वयं रिजर्व बैंक से लोन दिलवा कर उन्हीं लोगों को खरीदवा रहे हैं। जो NPA जो बट्टे खाते में डाला जाता है वो कोशिश की जा रही है। ये हजारों हजार करोड़ लोग जो कमीशन लेकर इस तरह का कार्य कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार उजागर होगा, लेकिन ये सरकार जाने के बाद उजागर होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आगरा एक्सप्रेस में जो आपको अंतर दिख रहा है, करीब काफ़ी लंबा अंतर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसमें? इसलिए कि आगरा एक्सप्रेसवे जब बना था तब हर ईंटा मोरंग गिट्टी सीमेंट का रेट कम था, आज ज़्यादा है तो लागत से और ज़्यादा आएगी। 38 करोड़ में 9,600 करोड़ ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल होगा। अब लेबर मिस्त्री को पेमेंट नहीं होगा उसका। 6 लेन का है, वो 8 लेन का है, 6 लेन। कितना फर्क है? हाँ तो उस समय आधी कीमत थी, आज उसका दूना है। महंगाई बढ़ी है आपके मानना है? जी तो नहीं, महंगाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब मैं महंगाई नहीं बढ़ी तो अभी आपने ही तो बोला कि महंगा हो गया, तो इसका मतलब महंगाई बढ़ी है। जी फिर आप कैसे कह रहे हो? वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो इसलिए उसकी लागत ज़्यादा आई है। नहीं महंगाई के हिसाब से इसका बजट बना होगा। महंगाई के हिसाब से ही इसके इंजीनियर जो है बजट बनाए होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा बना हुआ। अब ये है सब की जांच के बाद ही सब पता चलेगा। उसमें भी जांच हुई थी, आगरा एक्सप्रेसवे में भी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में। आगरा एक्सप्रेसवे में कुछ सामने तो आया नहीं था। हो सकता है कि इसमें ना सामने कुछ ना आए। अखिलेश ये आरोप लगा रहे हैं कि जब हमने बनाया था ये अखिलेश पूर्वांचल का प्रोजेक्ट पास किया था तो उसमें अलग तरह का मटेरियल, अलग तरह का रोड मैप सब कुछ तैयार किया गया था। इसमें इन्होंने सब कैंसिल कर दिया है। अच्छा भाई जब इनकी सरकार है तो अपने हिसाब से काम करेंगे, अखिलेश के हिसाब से तो काम करेंगे नहीं। जिसकी सरकार रहेगी अपने हिसाब से काम करेंगे, उसके इंजीनियर काम करेंगे।
अब अखिलेश जी अब इसमें चुप रहे हैं, जब उनकी सरकार आएगी तब ना जांच कराएंगे। आपको क्या लगता है कि इसमें किसी तरह का घोटाला हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है, बगैर सुनिए कोई आगरा पूर्वांचल एक्सप्रेस हो चाहे कोई भी हो, घोटाला सब में होता है। ये भी आरोप लग रहे हैं वहाँ पे जो ज़मीन अधिग्रहण हुआ है उसमें इन्होंने अपनों के नाम करवा के जो है ज़मीनी हथिया ली है। वो ऐसा है कि पहले जिलाधिकारी ही बता देते हैं, वो जिलाधिकारी को ही वहाँ जो है पोस्टिंग कर दी जाती है अपने जिलाधिकारियों की कि तुम जो है वहाँ अपने रिश्तेदारों या हमको जो है जितने जा रही है खरीदाओ। ये पहले से प्लानिंग होती है। 6 जिला है तो 6 जिला के अधिकारी जो है सरकार के होते हैं। हाँ, तो आपको क्या लगता है इस बार यूपी इलेक्शन में किसका पल्ला भारी रहने वाला है, भाजपा का या फिर समाजवादी या कांग्रेस? इसमें देखिए, इसमें कोई नहीं कह सकता है कि किसका पलड़ा भारी रहेगा। टफ फाइट होगी। हाँ, टफ फाइट होगी। और हम ये नहीं कह सकते हैं, हम खुद समाजवादी हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि कौन गारंटी, कोई नहीं दे सकता है इसमें कोई गारंटी नहीं दे सकता है। जो आज के जो अभी जो पिछले जो चुनाव हुए हैं पंचायत के, आप देखे हैं, हो सकता है कि क्या होगा। समाजवादी में उसका तो पल्ला भारी रहा था ना उसमें। हाँ, पल्ला भारी रहा, फिर क्या हुआ। चुनाव में भी कई जगह भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। वो होता है सब। अब ये है कि कौन फाइट करेगा, इसमें कोई कह नहीं सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, इसकी तुलना आगरा एक्सप्रेसवे से की जा रही है। कहा जा रहा है कि इसके अंदर बहुत बड़े लेवल पे घोटाला हुआ है पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे में। करीब 9,600 करोड़ का फ़र्क आ रहा है दोनों में। सिर्फ 38 किलोमीटर में 9,600 करोड़ कैसे ज़्यादा लग गए? देखिए, तब वो बना था, आज कितना साल हो गया, ठीक है। तो जब मटेरियल महंगे हुए हैं और क्वालिटी जो सड़क की है वो तो अच्छी बनी है, वो व्यवस्थित तरीके से बनी है। और पूर्वांचल एक्सप्रेस माननीय योगी जी ने बनाया है, बहुत ही ऐतिहासिक कार्य है, क्योंकि जितने भी औद्योगिक प्रदेश हैं वहाँ की सड़कें अच्छी हैं तो वहाँ उद्योग आते हैं, वहाँ का विकास होता है। इसलिए अगर सड़कें योगी जी एक्सप्रेस बना रहे हैं तो ये स्वागत योग्य है। अच्छा, तो इनका ये भी कहना है कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो हमारा था, इन्होंने तो खाली फीता काटने काम किया। नहीं, बिल्कुल नहीं, उनका नहीं था। पूज्य योगी जी के सरकार में एक्सप्रेस वे एकदम बढ़िया तरीके से काम शुरू हुआ और अनवरत हमेशा काम चला और संपूर्ण हुआ है, जिसका लोकर अर्पण हुआ है, ये पूज्य महाराज जी के दिन है। अच्छा, मतलब उन्होंने जो फीता काटा था वो उससे कोई मतलब नहीं है? उस समय 1 इंच भी नहीं बना था, उद्घाटन तो उन्होंने किया, उसमें 1 इंच नहीं बना था। वो तो बहुत सारा चीज़ 4-4.5 साल कुछ नहीं किए थे। 1 महीने में अखिलेश जी बहुत कुछ करके गए थे। कहते थे काम बोलता है, इतना बोलता था कि जनता ने उन्हें कहाँ पहुँचा दिया था 2017 के चुनाव में। काम योगी जी का बोल रहा है। तो इस बार क्या लगता है भाजपा? योगी जी का बोला है। पूर्वांचल में कुशीनगर में एयरपोर्ट, नौ उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, उसके बाद ये एक्सप्रेस वे, इसी तरीके से अभी बहुत सारी अनेक परियोजनाएं हैं जो प्रक्रिया में हैं, जो कंप्लीट होने वाली है। निश्चित तौर पर योगी जी के नेतृत्व में एक अमूल परिवर्तन हुआ है, विकास हुआ है, ये स्वागत योग्य है और इसी तरीके से विकास होना चाहिए। उम्मीद करते हैं योगी जी पुनः आएंगे और एक बार फिर से जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। तो यहाँ पे इनका ये कहना है। इस बार क्या लगता है चाचा? इस बार साहब भ्रष्टाचार बहुत हुआ है प्रधानों का। एक प्रधान बोलोरो 4-4 खंड की बिल्डिंगें 20,000 रुपए निकाल लिए और सचिव और वो सब कागज में विकास है। देहातों में गरीबों को शौचालय तक नहीं मिला हमीरपुर जनपद में ग्राम खंडे में, और प्रधान अरबपति हो गए। और जांच कराई गई, अधिकारी सब जांच में 1-2 लाख ले लेते हैं और कुछ नहीं होता। इस सरकार में भ्रष्टाचार ग्राम सभाओं में अपार हुआ है, जिसका कोई अंत नहीं है। अगर ये जांच कराई जाए तो कुछ नहीं हुआ, न कुछ मिला। हमें ज़रूरत नहीं है। हमें भगवान के आपके चरणों की दया से, योगी जी की चरणों की दया से बहुत। हाँ। मतलब आपकी सरकार में आप बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है आप ही की सरकार में? हाँ, ये भाजपा, हम कर्मठ भाजपाई हैं, पैदाइशी भाजपाई हैं। भाजपा में केवल अधिकारी निरंकुश रहे। महंगाई का बारे में? महंगाई तो साहब आती जाती रहती हैं। कोरोना काल था और सब वो था, तो महंगाई में कोई देहातों में कोई फर्क नहीं पड़ा। शहरों में तो पड़ता है। शहरों में पड़ता है, हम लोग देहात के रहने वाले हैं। हाँ, महंगाई में तो आती है फिर गिरती है, जाती है, इससे तो कोई आएगी होगी सरकार, लेकिन अधिकारी ने कोई नहीं सुना। देहातों में विकास भवनों में एक बीडीओ के 10-10 करोड़ की बिल्डिंगें तैयार हो गई। प्रधानों की ब्लोरो आ गया, कोई जांच नहीं हुई। गरीबों को कोई शौचालय नहीं मिला, आवास पात्रों को नहीं मिला। जो 20,000 देता रहा उसको मिल गए, जिसके 4-4 मकान पक्के, वही होता रहा।
और लोग दरखास्त देते रहे, लेकिन अधिकारियों ने कुछ नहीं सुना। इसी से सरकार का कुछ नुकसान देहातों से होगा, ये सत्य। हाँ, तो इनका मानना है कि नुकसान तो होगा, गांव देहात से होगा। और ये कर्मठ हैं एकदम भाजपाई, मतलब एकदम लगे हैं बचपन से ही, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा है। आगे लोगों से भी बात करेंगे कि क्या लगता है उनको इस बार क्या चुनाव, क्या लगता है भैया इस बार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाकर क्या सत्ता मिल सकती है वापस? देखो, पूर्वांचल एक्सप्रेस, अब मैं क्या बताऊँ, मैं राजनीतिक व्यक्ति तो हूँ नहीं, बट जो अभी लग रहा है बीजेपी आ जाएगी, आ सकती है। अच्छा, कंपैरिजन बताया जा रहा है कि 38 करोड़ में 9,600 करोड़ ज़्यादा लग गए आगरा एक्सप्रेसवे के पूर्वांचल में। देखो ये मुझे डेटा का तो नहीं पता, बट बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। डेटा का नहीं पता है, कोई बात नहीं, आगे भी लोगों से बात करेंगे। तुम चाहते हो अगर, अच्छा तुम चाहते हो कि एमएसपी पे कानून बन जाए ताकि तुमको कम से कम मिनिमम समर्थन मूल्य तो मिल सके, कानून बने उस पर ना बने? कानून मतलब एमएसपी को कानून बनता है, किसान धरना दे रहे हैं, पता है ना? पता है? हाँ, पता है। तो उस पर जो कानून की उनकी मांग है कि भाई हमको एक मिनिमम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, तुम चाहते हो मिले? तो मिले का है ना, जब सबका इच्छा है तो मिले है ना। जानकारी करिए ना इस पर। ऐसा है, अगर एमएसपी पे कंपलसरी कानून बना देंगे, एमएसपी तो कानून है, अगर आप कंपलसरी एमएसपी कानून है, एमएसपी खरीदने के लिए सरकारी क्रय केंद्र पर, अगर आप कंपलसरी कानून बना देंगे तो गुड़ का कोल्हू 350 रुपये में गन्ना खरीद के बंद कर देगा, नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि उसको लॉस हो जाएगा। अगर आप व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर दिए तो वो हमारा गन्ना कहाँ बिकेगा? अगर आप किसी प्राइवेट दुकान पे जो गेहूँ धान खरीद रहा, चक्की खरीद रही, तो वो सरकारी रेट पे नहीं खरीद सकती। सरकारी रेट से महंगे भी खरीदेंगे, सस्ते, क्योंकि वो बाजार मूल्य पे खरीदेंगे। अगर आप उनको विवश करोगे तो वो अपने संस्थान बंद कर देंगे, फिर हम कहाँ लेके जाएंगे अपना प्रोडक्ट? अच्छा, एक चीज़ मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ, जो 3 जो बना है कानून, उसमें इनकी ये है कि आपने प्राइवेट मंडियाँ खोलने की बात करी है, उसमें किसान कह रहे हैं हमारा नुकसान है, हम सरकारी मंडी में अपने मोल भाव कर सकते हैं, बेच सकते हैं, मगर प्राइवेट में नहीं कर सकते हैं। ये किसी ने कह दिया प्राइवेट में मोल भाव नहीं कर सकते, या प्राइवेट नहीं चल रहा है। अगर प्राइवेट इतना बुरा है तो ये बाजार में आप देख ही रहे हो, ये सारी दुकानें खड़ी हैं। कंपटीशन के आधार पर जिसको व्यापार खड़ा करना है उसे प्राइवेट में आना ही पड़ेगा। आप केवल मंडियाँ जो सरकारी हैं वहाँ पे आप देख रहे होगे, जैसे हमारा गेहूँ, हम गेहूँ पैदा करते हैं, जितनी ब्रेड की कंपनी, जितनी बिस्किट की कंपनी, वो गेहूं कहाँ से लेती हैं? वो सीधे नहीं खरीद सकती, वो मंडी के आड़तियों से खरीदती। पहले वो हमसे खरीदते हैं, फिर उनका सीनियर जो होता है जिले लेवल पर, उनका जो एजेंट होता है कंपनियों का, उनके माध्यम से बिकता है। 3 बीच में दलाल लगते हैं। हमारे प्रोडक्ट को सीधे जिसकी ज़रूरत है वो क्यों नहीं, जिसको नीड से वो क्यों नहीं खरीदता? तो फिर मुझे अभी तक एक चीज़ समझ में नहीं आई, अभी जो मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि फिर जो सरकार किसानों से बात करके इस चीज़ का जो है ख़त्म क्यों नहीं कर रही है, जबकि सरकार ने खुद माना है कि हाँ हम संशोधन करेंगे, कानून के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। सरकार ने ये कहा है कि जो भी उचित संशोधन आपको लगता है हम करेंगे। मैं किसान के नाते बात कर रहा हूँ, मैं सरकार के प्रतिनिधि, मैं चूँकि सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं बेसिकली फार्मर हूँ और किसानों का चुना हुआ निर्वाचित एक प्राइमरी सोसाइटी का चेयरमैन हूँ, जहाँ किसानों के लिए खाद, बीज और ऋण उनका उपलब्ध होता है। मैं जानता हूँ कि अगर ये तीनों कानून नहीं आएंगे, दुनिया में कोई भी किसी भी दल की सरकार आ जाए, किसान को सही मूल्य नहीं दिला सकते आप। अच्छा, तो एक चीज़ ये आप कह रहे हैं किसानों को नहीं मिल सकता, किसानों को बिजली महंगी क्यों मिलती है? किसानों को बिजली महंगी मिलती, ये आपसे इसी यही सब बातें तो लेकर धरना मैं बता रहा हूँ किसानों को बिजली 7.5 हार्स पावर के कनेक्शन पर बिजली का जो फिक्स रेट है वो 1250 रुपये है, और जो 7.5 हार्स पावर का है वो 1 घंटे में 7.5 यूनिट खर्च करता है। अब आप बताइए अगर 10 घंटे चलता तो उसके खर्चा क्या है? बाजार मूल्य आप देखिए, घर की बिजली महंगी है, दुकान की बिजली महंगी है, शहर के आवास की बिजली महंगी है, किसान की बिजली सस्ती है। और यही डीजल जब हम चलाते थे, जो 1 दिन में डीजल का खर्चा का मूल्य होता था वो 1 महीने का बिजली बिल नहीं 1250 रुपये एक सबमर्सिबल पर है। क्या कहना चाहेंगे? अब ठीक है, कह रहे हैं, ठीक है, सुन लिया हमने, लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, उसके एजेंडे में है 300 यूनिट बिजली सबको फ्री मुफ्त मिलेगी। जितने लोग हैं पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, एक चीज़। दूसरी चीज़, 5 साल मजदूरों को या गरीब लोगों को राशन मुफ्त मिलेगा। ये समाजवादी पार्टी का एजेंडा है। और आप जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसकी करनी कथनी में कोई अंतर नहीं होता। जितना उन्होंने कहा, जैसे लैपटॉप कहा था,
टैबलेट कहा था कि किसी चीज़ में अंतर नहीं है, सब कुछ दिया गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, युवाओं को, नौजवानों को। आज अगर किसान बिल की बात कर रहे हैं, इनको एजेंसी पूछ लीजिए कि MSP क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, इनसे पूछ रहा हूँ मगर वो जवाब बताएंगे। जैसे कुछ चीज़ जो आपके हित के लिए होगी उसको नहीं बताते लोग। जब न्यूनतम मूल्य उसका निर्धारित नहीं होगा तो आप कैसे जानेंगे? अगर मान लीजिए उद्योगपतियों पूरा खेत ले लिया आपका, उसमें मेड़बंदी भी खत्म कर दी जाएगी। किसान बिल में भी है, मान लीजिए आपका रेट घटा के ले लिए या सब उन्हीं के पास पूरा खेत हो गया, सब कुछ ज़मीनें उन्हीं के पास हो जाएंगी तो किसान बिल में ये खेत की सीमांकन खत्म, खेत का सीमांकन खत्म हो जाएगा। मैं इनसे बोल लेने दीजिए। खेत का सीमांकन खत्म हो जाएगा, मेड़ टूट जाएंगे। ये किस पैरा में है जरा ये बात देख लीजिए। दूसरा मुझे पूरा अनुभव है। दूसरा जो है इनकी कथनी करनी आपको बता दूं, इन्होंने घोषणा किया था कि हम 5 साल इंटर के पास के लोगों को हम लैपटॉप देंगे और हाई स्कूल पास वालों को टैबलेट दिए। बताइए 1 साल के बाद में सरकार ये 5 साल चलाए थे या 1 साल चलाए थे? केवल इनसे पूछ लीजिए। उन्होंने बाकी 4 साल अभी तक चल रहा लैपटॉप वितरण। अब इनको नहीं देखे होंगे। अभी आजमगढ़ में राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे, अभी मेधावी छात्रों को फिर बांट किया लैपटॉप। और पूरे अगर जिसके घर में पढ़ने वाले रहे होंगे उस समय 12 से 17 के बीच में हैं, नहीं लैपटॉप मिला था कि नहीं मिला था? टैबलेट नहीं दिए, टैबलेट की घोषणा की, टैबलेट की 1 साल भी नहीं दिए, 15 लाख 1 साल भी नहीं दिए। 1 रुपया नहीं दिया। टैबलेट की क्राइटेरिया थी हाई स्कूल वालों के लिए था, तो किसको था? 15 लाख मिल गया किसी को? अभी खरीदने के लिए गए हैं, लैपटॉप अभी आया नहीं है। भैया कब खरीदेंगे? मिलेंगे ही नहीं, खरीदेंगे जो है ऑर्डर गया है, आ जाएंगे तब मिलेंगे। अब बता रहे हैं लोग। हाँ ये घोटाला किया गया है। किसी भी आप छात्र से पूछ लीजिए, क्या वो लैपटॉप 2 महीने भी चल पाए हैं सही? मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि 2 महीने नहीं चल पाए। मेरी दोनों बहनों को मिले थे और आज 9 साल हो गए हैं, अभी चल रहे हैं फिलहाल। क्वालिटी क्या है? क्या बढ़िया क्वालिटी? देखिए मैं यहाँ पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा। आप और लैपटॉप नहीं चल रहे, दोनों चल रहे हैं और दोनों अच्छे चल रहे हैं। लैपटॉप चल रहा है इसीलिए मैं बता रहा हूँ पक्ष। अच्छा, हमने देखे वो तो ऐसा चलते थे। क्या प्रोसेसर था जरा पूछ लीजिए, क्या उसकी रैम थी? टैब के लिए बोले टैबलेट नहीं दिए। अरे यार टैबलेट छोड़ो, मैं बता दूं आपको, 10,000 रुपये जो है लोग पान खा के थूक देते हैं, वो बात छोड़ो। देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे बड़ी जो चीज़ दी है, आयुष्मान भारत का नाम सुना है आपने? क्या नाम है आपका? नदीम। आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए तक का फ्री किसी को भी हेल्थ इलाज, ठीक है। आप किसी भी नगर में चले जाओ, किसी भी नगर में हर गरीब को 2.5 लाख रुपए जो है घर के लिए मिला है। मैं जिस नगर से आता हूँ वहाँ पे ऐसा है कि 12-14 हज़ार की आबादी है, लेकिन 3,000 परिवारों को 2.5 लाख रुपए सबको मिला है घर बनाने के लिए। ये हो गया। सबको स्वास्थ्य कार्ड मिला है, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उन्होंने दिया, ठीक है। जात धर्म का कोई नहीं है, मुसलमान को भी दिया, यादव को भी दिया, सभी को दिया, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे और देखो कहाँ है आपको बताइए। शुक्ला जी है, नहीं पाए। शुक्ला जी बता दीजिए क्या? अब देखिए कुछ नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ नहीं मिला, खाली झूठ के फूल खिलाए गए, पन्नी तान के रह रहे हैं। कौन कह रहा है 2.5 लाख के मकान मिले हैं? कहीं कुछ नहीं मिला है। ये सब खाली जो योजना दिखावा है। आयुष्मान कार्ड है तो कांग्रेस के जमाने में थी, इलाज के लिए हमेशा से क्या इलाज नहीं मिलता था कांग्रेस जमाने में? रुपये तक का कहाँ मिला था यार? अरे अब आपको नहीं जानकारी है। हमेशा इसमें किस हॉस्पिटल मिल रहा है बताइए? आवास विकास योजना तो बहुत टाइम से चली। आवास विकास योजना तो बहुत टाइम। अब सुनो, अब देखो, अभी जो स्थिति है देश में, देखिए आयुष्मान से गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिल रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल मिल रहा है? पहले मैं बता दूं, पहले कुछ चिन्हित हॉस्पिटलों में मिलता था इलाज फ्री में, लेकिन इस समय जो है मुझको लग रहा है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल थे वो हाँ बता रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट में प्राइवेट अस्पतालों में फ्री इलाज मिल रहा है क्या? कहीं कुछ सरकारी नहीं मिलता है यार भाई साहब। आयुष्मान इन लोगों का मिल रहा होगा। जनता पार्टी के सब चोचले सब बहकावा है, बस अब खाली जीरो है झूठ है भाई साहब, इस बार देख लीजिएगा। ये बताइए आपके पास आयुष्मान कार्ड है क्या? आयुष्मान कार्ड है? हम सब बनवाए नहीं पाए हैं अभी यहाँ तक। हाँ, आयुष्मान कार्ड है? किसी पूछे नहीं किसका तो आपको तो यही मिल गए। ऐसा है, जो लोग नहीं बना रहे हैं अब उनकी, लेकिन हम लोगों का तो बना है। देखिए आपका बना है ना, तो पार्टी आपकी नहीं तो
जिन पूरे देश के नहीं बनने हैं, जो गरीब होंगे, जो मजदूर होंगे, आप जितने प्रतिशत है सबके बन रहे हैं। आप जाके बनवाइए, जब आप बनवाने नहीं जाओगे तब तक नहीं बनेगा। योगी ने काम बहुत योगी जी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। एक्सप्रेसवे हम आएंगे नहीं, हम क्यों आए, हम बात भी क्यों करें, लेकिन एक्सप्रेसवे वो काम बोल रहा है उनका। कौन सा एक्सप्रेस? अरे यही एक्सप्रेसवे जो मऊ वाला बना है, नहीं बना? पूर्वांचल? हाँ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं बना। आगरा बना है, आगरा नहीं बना है। तो आगरा बनाए तो काम सब करते हैं अपनी जगह पे रह के। तो योगी जी की इतनी बुराई नहीं करनी चाहिए, जो सब लोग के मन में जहर भरो नहीं होना चाहिए, ये भी है। अच्छा, ऐसा मतलब कोई पाँच छः काम कुछ है जो तुम बता सकते हो? हाँ, मेट्रो देखिए कानपुर का नहीं बना है। 5 साल में कितना बना के गए थे मेट्रो? 5 साल में कितने किलोमीटर बनाए? 5 साल में तो लखनऊ, उस टाइम लखनऊ 5 साल में मेट्रो कितने किलोमीटर बना गए थे? और इनके 5 साल में अरे कानपुर में नहीं, यहाँ जो लखनऊ में बनाए थे केवल 4 बाग से और दुर्गापुरी तक था। और आज ये आपको ये क्या ये सब ये पिछले 2 सालों से तो साला जीवन बचाने के लिए संघर्ष हो रहा है। महामारी आप लोग सभी लोग जानते हैं कि महामारी है। हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझको ये बता दीजिए, अभी आप जो है बीमार होकर हॉस्पिटलाइज हो जाएं, बीमार होकर हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको मुझे ये बता दीजिए कि आपको किन किन चीज़ों की हानि होगी, किन किन चीज़ों की हानि हो जाएगी। 2 साल में जो स्थितियाँ हैं आप समझ रहे होंगे। अगर कोई भी बंदा बीमार पड़ जाता है, हाँ सर, और हॉस्पिटल में चला जाता है, उसको बताइए किस किस चीज़ की हानि होगी। एक तो उसकी जॉब जाएगी, पैसा खर्च होगा, परिवार परेशान होगा, और हर चीज़ों से वो टूटेगा। एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, एक चीज़, सरकारी आंकड़े जो बता रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, CMEI की रिपोर्ट है बिल्कुल कि देश में पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई। तो ये कैसे? मैं बताता हूँ। देखिए, जब जैसे ही महामारी आई, लॉकडाउन लगा, ठीक है, तो देखिए फिर मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट सुन लीजिए। महामारी को हर बार आप बीच में नहीं ला सकते, लेकिन ये बेरोजगारी पहले से बढ़ती चली आ रही है। एक चीज़ जब देश में घटती है, समझिए, तो उसके कई विपरीत जो है चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है, पहले तो जीवन बचाने के लिए संघर्ष हो रहा है। फिर आपसे कह रहा हूँ कि आंकड़े पहले से अब मुझको ये बता दीजिए, मैं नहीं ऐसा, हाँ, विश्व के जहाँ कोरोना आया है वहाँ बेरोजगारी तो कोरोना से पहले से बढ़ रही है। किस देश की तुलना करोगे आप जिसमें बेरोजगारी नहीं बढ़ी इस कोरोना काल में? आप बताइए, जिन देश में कोरोना हो वहाँ तो भुखमरी की स्थिति हो गई थी। पाकिस्तान से भारत, वही तो मैं कह रहा हूँ, भारत देखो कितनी अच्छी स्थिति, कितना हमने कोरोना काल में 200 करोड़ की 200 वो 200 की प्लांट ऑक्सीजन के लिए लगाने के लिए पैसे ले लिए, नहीं लगाए। आप उनके लिए भी तो देखो, वैट हम कम किए हैं, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर कर दिए, कांग्रेस ने नहीं किए, कांग्रेस शासित राज्यों में कहीं पे नहीं है। वो अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि हमने वैट कम कर दिया। कहाँ कर दिया? पूरा घोषणा पत्र जारी किया उन्होंने। नहीं हुआ, दिल्ली में देख लो आप, राजस्थान में देख लो, कहीं भी देख लो, महाराष्ट्र में देख लो, आज क्या स्थिति हो रही है। अशोक गहलोत झूठ बोल रहे थे। नहीं, सरकारी दिखाइएगा, नहीं देखा आपने? चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। नहीं किए साहब, मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, जानकारी ना हो उनकी उस बारे में। बहुत जल्दी सारी चीज़ें महामारी के बाद नॉर्मल होने लगी है। और आपकी मैं बात मानता हूँ, आपकी भी बात से मैं सहमत हूँ, और भी नौजवान हैं यहाँ पे, मैं सबकी बातों से सहमत हूँ कि हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है कोविड में। क्योंकि जैसे ही हमने देखा, जैसे ही मैंने देखा जैसे ही मैंने देखा कि आप लोगों ने देखा कि भाई लॉकडाउन लगा, सारी कंपनियां बंद हुई, सभी लोग पलायन करके गाँवों में आ गए। बहुत से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर थे, हाँ, जो बहुत से अनऑर्गेनाइज सेक्टर थे, वहाँ पे जॉब चली गई लोगों की, ये हकीकत है, इसमें कोई नहीं। लेकिन हम महामारी से बाहर आ चुके हैं, ठीक है, सरकार उस पर काम कर रही है। अब महामारी से जैसे ही हम बाहर निकलेंगे, ये सारी चीज़ें फिर पुनः जो है खुलेंगी, और हमको पूरा विश्वास है कि एक बार पुनः भारत का नौजवान बेरोज़गार नहीं रहेगा, और कहीं ना कहीं वो उसको काम मिलेगा। और तो ये चीज़ें थी कि यहाँ पर बड़ी लंबी बहस और बड़ी तीखी बहस हुई है, और इनका कहना है कि जो है बेरोज़गारी बढ़ रही है, आने वाले टाइम में हालात ठीक होंगे। ये तो वक्त बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो वक्त की बात है। अभी के लिए मुद्दा करा में बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।